हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि इससे पहले के पीरियड में हमने थोड़ा सा मैटर के बारे में एक इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था और साथ ही साथ जो है हमने मिक्सचर किसको कहेंगे ये एक हमने देखा था आमेज़ा जिसको हम कहते हैं उर्दू के अंदर, और साथ ही साथ प्योर सब्सटेंस किसको कहेंगे इसके बारे में हमने थोड़ा सा दोनों डिफिनेशन हमने ऑब्जर्व की थी। जैसा कि आमेज़ा के अंदर मिक्सचर के अंदर हम सिंपल डिफिनेशन दिए थे कि भाई इसके अंदर 2 कंपोनेंट रहेंगे और किसी भी कंपोजिशन में किसी भी तनासुब में या आपस में जब जुड़ते हैं या मिलते हैं तो उस वक्त उसके लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे थे, हम वहाँ पर वर्ड इस्तेमाल कर रहे थे आमेज़ा। लेकिन जबकि प्योर सब्सटेंस जो होता है या खालिस अशिया जो होती है उसके लिए हम यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल कर रहे थे कि भाई 2 अलग अलग चीज़ें आपस में मिलनी चाहिए, लेकिन ये दोनों चीज़ें जो आपस में मिलेंगी वो एक मखसूस तनासुब में मखसूस रेशियो में आपस में मिलना चाहिए। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मैं छोटा सा एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैटर। तो आप सबसे पहले तो आपने ये जहन में रखना है कि मैटर की किस्में कितनी हो सकती हैं। जैसा कि मादा जिसको हम कहते हैं, मादे की कल हमने जैसो तारीफ़ हमने जैसो देखे थे, ऑब्ज़र्व किए थे, और उसी तरीके से यहाँ पर आज हमने देखना है कि मैटर किसको कहते हैं या मादा किसको कहते हैं। तारीफ़ हमने देख चुके हैं कि एनीथिंग विच हैविंग ए मास एंड ऑक्यूपाइड इन स्पेस इज़ नोन एज ए मैटर। कोई भी ऐसी अशिया जो जगह घेरती है और कमियत रखती है उसको हम यहाँ पर क्या कहेंगे, मादा या मैटर कहेंगे। तो आज हम उसके आगे थोड़ा सा हम इंक्रीज़ करेंगे, उसके आगे थोड़ा सा हम जाएंगे। अब जैसा कि आपके सामने यहाँ पर नज़र आ रहा है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैटर। अब आप बोलिए, ज़रा दिमाग पर जोर लगाइए कि मैटर की कितनी किस्में होंगी या कितने उसके जो सो टाइप्स हो सकते हैं। कोशिश कीजिए, थोड़ा सा आप जहन में लाइए कि कौन से मैटर की किस्में हो सकती हैं। आगे तो मैं बताऊँगा और कितने टाइप्स हो सकते हैं। कि आपको मैंने अभी बताया था कि मादे की जो किस्में होती हैं कितनी होती हैं, जैसा आपके सामने भी आपके स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ जाएगी कि मादे की टोटल 5 किस्में होती है। याद रखिए, अभी तक आपके जहन में होगा कि 3 किस्में होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, लेकिन इसके अलावा भी मज़ीद जो है सो 5 यहाँ पर किस्में, जैसा कि आपके जहन में था होगा अभी तक कि भाई एक्चुअल में जो मादा होता है या जो मैटर होता है उसके सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कितने 3 हालतें। बिल्कुल सही, आपने सोच आपकी सही है, क्योंकि अभी तक आप जो बेसिक लेवल का 10th स्टैंडर्ड तक का एजुकेशन जो हासिल किया है उसके अंदर आपको यही बताया गया है कि जनरली मादा जो होता है, मैटर जो होता है, उसकी 3 हालतें होती हैं जिसको हम सॉलिड, लिक्विड और जैसे क्या कह सकते हैं, गैस कह सकते हैं। यानी उर्दू में अगर इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करना है तो ठोस, माय और गैस हम कहेंगे। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि इससे पहले का जो हमने लेक्चर देखा था उसको ही कंटिन्यू कर रहे हैं। उसमें जैसा कि मादे की थोड़ी सी तारीफ़ हमने देखे थे, मैटर की हमने जो है तारीफ़ देखे थे, और साथ ही साथ यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मैटर के और जमातें या क्लासें कितनी हो सकती है। बेसिक क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर डाला था। तो जाहिर सी बात है आप सब ने वो 3 आपके जहन में सबके आ चुके होंगे, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि मादे की इन 3 के अलावा मज़ीद और 2 क्लासेस हैं, एक्स्ट्रा और 2 क्लासेस यहाँ पर रखे गए हैं और जिनको नाम दिया गया है प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन स्टेट नाम दिया गया। तो जहन में रखिए, ये भी 2 अभी नए इंट्रोड्यूस किए गए हालतें हैं मादे की। तो बेसिक चीज़ में हमारा जो पहला क्वेश्चन था उसको हम इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते थे। क्या बोल सकते थे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैटर, यानी मीन्स यानी कि देर आर द 5 टाइप्स ऑफ मैटर, दैट इज सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंस्ड स्टेट। अगर उर्दू में इसके लफ्ज़ अगर हमको इस्तेमाल करना है तो हम ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसा इस्तेमाल करेंगे कि मादे की 5 हालतें होती हैं, ठोस, माय, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन स्टेट। इन 5 के बारे में भी हम डिटेल से देखेंगे, उनके एग्जांपल्स हम देखेंगे, उनके खुसूसियात देखेंगे, उनके प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे, सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम देखेंगे। लेकिन थोड़ा सा आपको जहन में रखना चाहिए कि सॉलिड हम किसको कहेंगे। तो ठोस, जैसा कि आप सबको मालूम है, सॉलिड द सब्सटेंसेस विच हैविंग ए डिफिनाइट वॉल्यूम एंड डिफिनाइट शेप आर नोन एज ए सॉलिड। अब जैसा कि फॉर एग्जांपल के तौर पर हम देख सकते हैं कि आपके जेब में जो पेन है, इस वक्त आप जो मोबाइल देख रहे हैं, इसकी वॉल्यूम फिक्स है ये, और साथ ही साथ ये जो है सो फिक्स जगह पर रखा गया है, इसकी शक्ल चेंज नहीं होती, पोजीशन चेंज करने के बाद भी शक्ल इसकी वेरिएबल नहीं होती है। तो दिस मीन्स दैट द डिफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम, मखसूस कमियत और हजम अगर होता है उसको हम ठोस कहेंगे। दूसरा है स्टेट लिक्विड माय। अब लिक्विड और माय के अंदर क्या होगा कि इसकी डिफिनाइट वॉल्यूम तो रहेगी लेकिन डिफिनाइट शेप नहीं रहेगा। तो सिंपल इसकी हम डिफिनेशन यहाँ पर देख सकते हैं कि दोज सब्सटेंसेस विच हैविंग डिफिनाइट वॉल्यूम बट दे डू नॉट डिफिनाइट शेप, दे एक्वायर्ड द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे केप्ट। यानी जिसमें इनको रखा जाएगा उसकी
ये हालत या उसकी जो है सो शक्ल को ये क्या करते हैं, अख्तियार करते हैं, उसको हम माए कहेंगे। तो माए की तारीफ़ सिंपल वे में हम ऐसी दे सकते हैं कि ऐसे जो है सो मरकबात, ऐसी अशिया जिनकी हजम मुस्तकिल होती है लेकिन उनका जिनकी जो है सो हजम मुस्तकिल होती है लेकिन उनकी जो है सो कमियत मुस्तकिल होती है, लेकिन उनका जो है सो हजम वेरिएबल हो जाता है या उनकी जो है सो शक्ल वेरिएबल हो जाती है, तो उस वक्त उसको हम माए कहेंगे। अब जैसा कि फॉर एग्जांपल पानी को लीजिए, आप 1 लीटर पानी लीजिए तो वॉल्यूम कितनी उसकी मुस्तकिल 1 लीटर है, लेकिन जब उसको हम अगर बॉटल में रखेंगे तो बॉटल के शेप का नज़र आएगा, अगर किसी पॉट में रखेंगे तो पॉट का शेप का नज़र आएगा। इसका मतलब उसकी शक्ल वेरिएबल हो रही है लेकिन उसका हजम या उसकी वॉल्यूम जो है कैसी है, मुस्तकिल है। तीसरी स्टेट आप सबको मालूम होना चाहिए गैस, इसके बारे में भी आप अच्छी तरीके से मालूम है आपको। डिफिनाइट शेप भी नहीं रहेगी, डिफिनाइट वॉल्यूम भी नहीं रहेगी। एक बलून लीजिए, उसमें गैस भरिए आप, जैसी बलून फूल जाएगा आपको जो है सो गैस वहाँ पर जो है सो आप उसका डिफरेंट शक्ल, आपको बलून की जैसा शक्ल नज़र आएगा। लेकिन वही गैस को अगर हम कमरे में अगर एक्सपांड कर देते हैं या छोड़ देते हैं तो उस वक्त पूरी की पूरी वो गैस फैल जाती है। इससे क्या समझ में आ रहा अपने को कि भाई इसका ना तो फिक्स वॉल्यूम है, ना फिक्स इसकी जैसे शक्ल है, ना सारी चीज़ें इसकी डिफरेंट है। तो इसका मतलब ना डिफिनाइट शेप है, ना डिफिनाइट इसकी जो है वॉल्यूम है, इसको हम गैस बोलें। ये चीज़, तीनों चीज़ों के बारे में डिटेल आपने पढ़े हैं, बहुत सारे इनकी और भी डिटेल्स आप पढ़ चुके हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम आगे हम देखेंगे। जस्ट अभी हम इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ रहे हैं। अब इम्पॉर्टेंट है तीसरा प्लाज्मा, कि किसको कहेंगे? प्लाज्मा इज ए मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयन एंड इट इज़ कंसिडर द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। इसको कहेंगे ये आयन और इलेक्ट्रॉन की आज़ाद हालत है, यानी ये एक आमेज़ा है। एक्चुअल में प्लाज्मा एक आमेज़ा है, एक मिक्सचर है। किसका? इलेक्ट्रॉन और आयन का, दोनों का ये जो है सो आमेज़ा है। और बेसिकली प्लाज्मा ऑकर्स नेचुरली इन स्टार्स इंक्लूडिंग सन्स, यानी स्टार्स के अंदर, सन्स के अंदर बहुत ज़्यादा मकदार में प्लाज्मा मौजूद होता है। क्यों प्लाज्मा? यानी एक्चुअल में जब किसी भी धातु को या किसी भी अंसर को हम बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन का इखराज होता है, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन का इखराज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन आज़ाद होंगे, और इलेक्ट्रॉन आज़ाद होने की वजह से उनके ऊपर चार्जेस डेवलप हो जाएंगे, बर्क़ आ जाएगी उनके ऊपर, और इन चार्जेस की वजह से एक तो चार्ज आ रहा है पॉजिटिव नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन खारिज हो रहे हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन भी आज़ाद हो रहे हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन और आयन्स के आमेज़े को हम जो है सो क्या कहेंगे? प्लाज्मा कहेंगे। ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इसको नाम। तो यहाँ पर छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं। द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज, इस तरीके से। अब इसका आप सवाल पैदा होगा कि आपको कि सर ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम कैसे इसका ऑब्जर्वेशन करेंगे? बिल्कुल आप करते हैं। तो प्लाज्मा जो है सो बेसिकली फ्लोरोसेंस पैदा करता है, तंजहर जिसको हम उर्दू में कह सकते हैं, जैसा कि नियॉन बल्ब वगैरह है, ग्लो है। ग्लो का मतलब क्या होता है? चमक। अब जैसा कि आप लोग बोल रहे हैं ग्लो बोले तो फेयर एंड लवली का भी नाम चेंज हो चुका है, ग्लो एंड लवली हो गया है। तो ग्लो वो वाला ग्लो नहीं है, ये ग्लो एक्चुअल में चमक के लिए बेसिकली है। अब इसका अच्छा सा ऑब्जर्वेशन आप कहाँ कर सकते हैं? एक आप क्या चाहिए, एक एक्सपेरिमेंट आपने देखे होंगे, शायद बॉयज़ देखे होंगे, जब गैरेज पे वो अब गाड़ी वगैरह सुधारने को जाते हैं तो उस वक्त आप ऑब्जर्व कीजिए कि जब ऑयल डाला जाता है, किसी चीज़ के अंदर ऑयल डाला जाता है, तो ऑयल के ऊपर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो एक चमक उसमें से पैदा होती है। उसको नाम दिया गया है फ्लोरोसेंस, या उसको तंजहर कहते हैं, और उस चमक को कहते हैं। और उस स्टेप में क्या हो रहा है कि रोशनी पड़ने के बाद सूरज की गर्मी से, उसके अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से उसमें से इलेक्ट्रॉन मूव अप हो रहे हैं, और जिसकी वजह से आयन और इलेक्ट्रॉन दोनों वहाँ पर मौजूद, इसलिए उसको हम क्या कहेंगे? प्लाज्मा। और आखिरी और पाँचवीं स्टेट जो है उसका नाम है बोस आइंस्टाइन कंडक्ट स्टेट। इसको सत्येंद्र नाथ बोस, इसने इसको ऑब्जर्व किया था, इसने इसको डिस्कवर किया था 1920 ईस्वी के अंदर, 1920s के अंदर। तो 1920s में द इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्र बोस एंड द आइंस्टाइन इज टू बी नोन दैट द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर इज बोस आइंस्टाइन स्टेट। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सबसे पहले इसको प्रिडिक्ट किया था। अल्बर्ट आइंस्टाइन का मानना था कि एक पांचवी स्टेट भी हो सकती है मैटर की, मादे की, लेकिन उसकी वजाहत, उसका एक्सप्लेनेशन सत्येंद्र नाथ बोस ने किया था 1920 ईस्वी के अंदर, और इस वजह से इस पांचवी स्टेट को नाम दिया गया बोस आइंस्टाइन स्टेट। और ये जो है सो साथ ही साथ इसको नाम दिया गया। और एक्चुअल में यहाँ पर जो है सो बहुत ही कूलिंग कंडीशंस के अंदर, यानी जब कोई भी सब्सटेंस को, गैस को बहुत ज़्यादा कूल किया जाता है, और तो सुपर टेम्परेचर भी उसको हम कह सकते हैं, तो उस वक्त ये स्टेट आपकी जैसे क्या होंगी? अटेंड होंगी। तो ये जो पांचवी वाली स्टेट है, इसको एक्चुअल में 3 साइंटिस्टों ने ऑब्जर्व किया था, कॉर्नेल,
कैटरली एंड वीमैन यूएसए के अंदर। इन्होंने क्या किया था, एक गैस को बहुत ज़्यादा कूल किया था, इतना ज़्यादा कूल किया था, एक्सट्रीमली उसकी लो डेंसिटी उसको कर दिए थे, अबाउट 100,000 द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर। यानी जो हवा की जो डेंसिटी, हवा जितनी पतली दिख रही उससे भी उसके ऊपर प्रेशर लगाकर बहुत ज़्यादा उसको डेंस किया था, उसकी कसाफत काफ़ी जैसे कम की गई थी। और उस वक्त जो हालत उनको मिली, जो स्टेट उनको मिली, उस स्टेट को उन्होंने नाम दिया बोस-आइंस्टाइन स्टेट। तो देखिए अब कैसा हो जाएगा, सॉलिड डिफिनाइट शेप डिफिनाइट वॉल्यूम, लिक्विड डिफिनाइट वॉल्यूम बट डू नॉट डिफिनाइट शेप, गैस नाइदर डिफिनाइट वॉल्यूम नॉट डिफिनाइट शेप, बट प्लाज्मा यानी क्या, एकदम हाई टेम्परेचर वाला स्टेट जिसपे इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहे हैं। जबकि बोस-आइंस्टाइन क्या है, एकदम जैसे कंडेंस स्टेट है, जहाँ पर जो है सो आपके एकदम मैटर जो हो जा रहा है, आपका काफ़ी जो है सो एक जगह जमा हो जा रहे हैं। तो इस तरीके से टोटल 5 हालतें, सॉलिड लिक्विड गैस तो है ही, प्लाज्मा हायर टेम्परेचर पे, बोस-आइंस्टाइन लो टेम्परेचर पे। तो अब आपको जहन में रहना है, जब कभी भी मैटर के टाइप्स कहा जाएगा तो 3 तो हैं ही बेसिक बुनियादी, लेकिन उसके साथ साथ दूसरे और मज़ीद आपके स्टेट हैं, एक है प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन। तो चलिए पहला क्वेश्चन मैंने जैसा आपको बताया कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैटर, तो आप अच्छे से अंडरस्टैंड हो चुके हैं कि कितने हैं टाइप्स उसके और उनको क्या नाम दिया गया। अब उसी सिलसिले के अंदर मैं अभी आपके सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने डालूंगा, जिसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। उसके बाद होता है, एक आपने नाम सुने हैं एलिमेंट्स, अनासिर। कितने किस्म के अनासिर है, सबसे पहले तनासिर की तारीफ भी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा उसके पास में एक इंट्रोडक्टरी, ये देखिए इंट्रोडक्टरी पार्ट चल रहा है। उसके बाद हम स्पेशली डिटेल में एक एक टॉपिक के ऊपर हम डिटेल देखेंगे, एलिमेंट्स के, प्लाज्मा के कैरेक्टर भी देखेंगे, सॉलिड के भी कैरेक्टर देखेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन एक इंट्रोडक्टरी पार्ट जो आपको 10th 9th में बेसिकली हो चुके हैं, एक जस्ट रिवाइव के तौर पर, क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके हैं, आप घरों में हैं, इस वजह से इसको थोड़ा एक रिवाइज हम कर रहे हैं। तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एलिमेंट, कीजिए, दिमाग लगाइए, जहन पे जोर कीजिए कि कितने एलिमेंट्स की किस्में होंगी। ठीक है, 1-2 सेकंड आपको सोचने के लिए मैं वक्त दे रहा हूं। चलिए, तो आप लोग अब सोच चुके हैं कि अनासिर जो होते हैं, एलिमेंट जो होते हैं, उनके टोटल 3 जो है सो आपके क्या होती हैं, किस्में होती हैं। एक है मेटल, दूसरा है मेटलॉइड्स और तीसरा है नॉन मेटल, जिसको उर्दू में हम नाम दे सकते हैं धात या अधात। मेटल्स हो सकते हैं, मेटलॉइड्स हो सकते हैं, नॉन मेटल्स हो सकते हैं। 3 मेन बुनियादी किस्में हैं अनासिर की, एक तो मेटल है, मेटलॉइड्स है, नॉन मेटल्स हैं, और साथ ही साथ अब सवाल पैदा हो कि मेटल्स किसको कहेंगे। तो जनरली यहाँ पर आप एक एनिमेशन दे सकते हैं कि मेटल यानी कॉपर है, गोल्ड है, मेटल किस में आएंगे, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये मेटलॉइड्स में आएंगे, कार्बन, फॉस्फोरस, ये नॉन मेटल्स हैं। सवाल पैदा होता है कि मेटल्स किसको कहेंगे, धात किसको कहेंगे। तो मेटल्स का मतलब होता है कि बेसिकली जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जिनमें आज़ाद इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, या जो जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, या जिसमें से करंट गुजर सकता है, उनको जो है हम क्या कहेंगे, मेटल कहेंगे। यानी सिंपली हम कह सकते हैं कि दोज एलिमेंट विच कैन बी शोज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और हीट, यानी जिसमें से बर्फ और हरारत का ईसाल होता है, उसको हम धात कहेंगे। जाहिर सी बात है, जिसमें से नहीं होता, रिवर्स मार देने का, उल्टा मार देने का, उसको जैसे हम क्या कहेंगे, नॉन मेटल्स कहेंगे। यानी ऐसी अशिया, ऐसे सब्सटेंसेस जिसके अंदर से बर्क़ी रौ नहीं गुजरती है या हरारत के वो अच्छे मौसिल नहीं होते हैं, उनको हम अधात कहेंगे, नॉन मेटल्स कहेंगे। या सिंपली हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन को कबूल करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, उनको अधात कहेंगे। अब जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि सोडियम के ऊपर क्या लिखते हैं हम, Na+, मैग्नीशियम के ऊपर 2+, यानी जितने भी हम धातें देखते हैं उनके ऊपर मुस्बत चार्ज होता है। इसकी मीनिंग क्या है, इसका मतलब ये है कि वो इलेक्ट्रॉन को खारिज कर रहे हैं। जबकि जितने भी अधाती होते हैं उनके ऊपर हम मनफी चार्ज लिखते हैं, निगेटिव चार्ज उनके ऊपर आता है। तो इसका मतलब ये है कि वो इलेक्ट्रॉन को कबूल कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी अनासिर होते हैं जो दोनों तरह का बिहेवियर, अब आपको मालूम होगा, अपनी घोटी भाषा में 2 मुँह का मांडुल बोलते हैं अपन। 2 मुँह का मांडुल यानी क्या, अभी आपके किसी एक के सामने एक बात करेंगे, किसी एक के सामने एक बात करेंगे। तो वैसे यहाँ पर अधातों के बारे में कि कुछ अधाते यानी कुछ मेटल या कुछ नॉन मेटल्स ऐसे होते हैं जो धात की तरह भी काम करते हैं, अधात की तरह भी काम करते हैं। इसलिए ऐसे अनासिर या ऐसे एलिमेंट जो धात और अधात दोनों की तरह अगर अमल करते हैं तो उस वक्त उनको जो है हम क्या कहेंगे,
नॉन मेटल्स उनको जो है सो उनको सारी मेटलॉइड्स उनको कहा जाएगा, धातुमा उनको कहा जाएगा। यानी वो मेटेलिक प्रॉपर्टी भी बताएंगे, नॉन मेटल, यानी इसका मतलब ये है कि कुछ टेम्परेचर पर वो मेटल की तरह बिहेवियर करेंगे। यानी वो इलेक्ट्रॉन को जब खारिज करेंगे, डोनेट करेंगे, वो मेटल की तरह काम करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन को वो एक्सेप्ट करेंगे, कबूल करेंगे, उस वक्त वो नॉन मेटल की तरह काम करेंगे, इसलिए उनको नाम मेटोलाइट या धातुमा दिया गया। तो जहन में रखना है, एलिमेंट के टोटल जो है कितनी किस्में होती हैं? 3 किस्में होती हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और नॉन मेटलॉइड। चलिए नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा सवाल आपके सामने है, व्हाट आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर? मादे का सबसे छोटा जर्रा किसे कहा जाता है? मुहीन पार्टिकल मादे का क्या होता है? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर? लगाइए, थोड़ा सा जहन रखिए, दिमाग में रखिए, सोचिए। आप हो सकता है बहुत सारे बच्चों के जहन में सवाल आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए, जैसा कि देख सकते हैं, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉल्ड एज एटम। तो यानी एक्चुअल में मादे का सबसे मुहीन जर्रा या सबसे छोटा जर्रा जो होता है वो एटम होता है। जहर में याद रखिए, जौहर जिसको हम कहेंगे। तो ये क्वेश्चंस बेसिक क्वेश्चंस है जो आपने ऑलरेडी 9th या 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। जस्ट एक रिकॉल हम इसको कर रहे हैं, एक आपको याद दहानी हो कि ये बार बार लफ्ज़ अपने को इस्तेमाल हो गया अब आगे पढ़ने में, इसलिए हम इसको दोहरा रहे हैं। तो मादे का सबसे छोटा ज़र्रा जो होता है उसको हम एटम कहें। जैसे कि आप देख सकते हैं फिगर में, एक छोटा सा मेटल का टुकड़ा था, उसको हम मादा कहेंगे, और उसमें छोटे छोटे जो बारीक ज़र्रात होते हैं उसको हम क्या कहेंगे? जौहर कहेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब आप एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड? अनासिर और मरक्कबात, इनमें क्या फ़र्क होता है, इनमें क्या डिफरेंस है? इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान लगाइए, इसको जहन में रखिए। बोलिए कि एलिमेंट्स किसको कहेंगे, कंपाउंड, इन दोनों में थोड़ा सा हमने डिस्टिंग्विश करना है, क्योंकि एलिमेंट कंपाउंड ये लफ्ज़ आपको बार बार आपको दोहराते जाएगा। थोड़ा जहन लगाइए। तो चलिए एलिमेंट्स के बारे में, तो सबसे पहले एलिमेंट के बारे में पहला पॉइंट आपने जहन में रखना है, एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ आइटम इन फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट। अनासिर जो होते हैं वो एक ही जौहर से बने होते हैं। हाँ, वो हम गिरफ्ती या अकेले हो सकते हैं, आज़ाद हालत में हो सकते हैं, या किसी के साथ कंबाइंड स्टेट में। अब जैसा कि आपके सामने दो आपको चीज़ें नज़र आ रही, एक तरफ हीलियम आपको नज़र आ रहा है। हीलियम ये एक उनसर है, लेकिन ये इसकी जौहर की शक्ल में भी मौजूद है। फ्री स्टेट में आज़ाद हीलियम किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं। जबकि नीचे आप देख सकते हैं कि 2 ऑक्सीजन की जौहर हैं, ये दोनों ऑक्सीजन के जौहर आपस में मिले वाले हैं, ये अनासिर की हालत में है। तो इससे ये हमको समझ में आ रहा है कि अनासिर एक या एक से ज़ायद जौहरों के मिलाप से बन सकते हैं। इट इज़ कैन बी इन फ्री स्टेट और इट इज़ कैन बी इन कंपाउंड स्टेट या कंबाइंड स्टेट में हो सकते हैं। चलिए जहन लगाइए, आप दिमाग लगाइए कि कंपाउंड की तारीफ क्या होगी, क्योंकि एलिमेंट की तारीफ आपको एक बॉक्स में आप नज़र आ रही है। तो वैसे ही कंपेयर से आप जो है सो किसकी, कंपाउंड की तारीफ भी आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो थोड़ा सा जहन लगाइए कि क्या कंपाउंड की हम तारीफ देंगे। तो देखिए एलिमेंट की तारीफ में देखिए फ्री स्टेट में हो सकते हैं, कंबाइन, जबकि कंपाउंड जो होते हैं 2 अलग अलग अनासिरों के या 2 से ज़ायद अनासिरों के मिलने से क्या होते हैं। तो चलिए, तो कंपाउंड्स किसको कहेंगे? कंपाउंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द केमिकल रिएक्शन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। तो देखिए मरक्कबात जो तैयार होते हैं जब तक 2 या 2 से ज़ायद अनासिरों के दरमियान कोई कीमियाई अनल जब होता है उस वक्त ये तैयार। जैसा कि सबसे बेहतर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि पानी है, H2 है। अगर H2O को हम ऑब्जर्व करेंगे, H2O को अगर हम देखेंगे कि तो 2 हाइड्रोजन के जौहर और 1 ऑक्सीजन का जौहर आपस में मिलाप हो रहे हैं, और जिसकी वजह से H2O यहाँ पर पानी तैयार। तो यानी बेसिकली अपने क्या जहन में आ रहा है कि जो मरक्कबात होते हैं कम से कम 2 या 2 से ज़ायद मुख्तलिफ अनासिरों के या जौहरों के आपस में मिलाप से ये क्या होते हैं, तैयार होते हैं, हासिल है। जबकि एलिमेंट की तारीफ क्या हो गई थी, ये आज़ाद हालत में हो सकते हैं, कंबाइन स्टेट में हो सकते हैं, ये एक ही एटम के होते हैं, या जबकि कंपाउंड जो होते हैं वो अलग अलग एटम्स के यहाँ पर हो सकते हैं। के अंदर अब एलिमेंट के बारे में, एलिमेंट कैन नॉट बी डिकम्पोज बाय एनी केमिकल और फिजिकल प्रोसेस। ये बहुत अहम बात ही देखिए
किसी भी अनासिर को किसी भी तबई और कीमियाई तरीक़े से हम उसको तोड़ नहीं सकते या उसकी हम तहलील नहीं कर सकते। यानी आप तोड़ते जाओ, एक हद आ जाएंगे ख़त्म, उसके बाद हम ब्रेक नहीं करेंगे। अब जैसा कि घर में मसाला पीसने का है, आप ग्राइंडर में पीसेंगे, मिक्सर में पीसेंगे, कितना बारीक पीस के एक ऐसा लम्हा आ जाएगा कि मज़ीद वो उसको हम नहीं तोड़ सकते। तो उस स्टेट पर जब अगर आ जाता है कोई चीज़, यानी यहाँ पर हमारे मुरक्कबात के अंदर या जो है सो अशिया के अंदर, तो ऐसी अशिया जिसको या ऐसा जो है सो तरीक़ा जिसमें से कोई भी तबई तरीक़ा हो, कोई भी कीमियाई तरीक़ा हो, जब हम तोड़ेंगे और उसके बाद अब मज़ीद इसको हम कोई भी तबई और तरीक़े से, कोई भी फ़िज़िकल मेथड से, केमिकल मेथड से मज़ीद उसको जब हम तोड़ नहीं सकते हैं, उस वक्त उसको भी हम क्या कह सकते हैं, अनासिर कह सकते हैं। यानी जैसा कि आप क्या कीजिए, कार्बन का जौहर लीजिए या कार्बन का अनुसर लीजिए, उसको तोड़िए, ब्रेक कीजिए और एक आखिरी लम्हा आ जाएगा, फिर उसको हम मज़ीद उसकी हैयत को, उसकी नोयत को हम तब्दील नहीं कर सकते हैं। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि एलिमेंट्स कैन नॉट बी डिकम्पोज बाय एनी केमिकल और फिजिकल प्रोसेस। अब उसके बाद नेक्स्ट दूसरा, कंपाउंड्स कैन बी डिकम्पोज इनटू कंस्टिट्यूएंट बाय द केमिकल प्रोसेस। हाँ, अब देखिए पानी है, पानी को हम ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, या किसी भी मुरक्कब को हम तोड़ सकते हैं। अब किसी भी मुरक्कब को तोड़ने के लिए हमको कीमियाई तरीक़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब जैसा कि पानी है, अब आप बोलेंगे सर हम पानी को तो गर्म करके भाप में तब्दील कर रहे हैं, तो इस बिल्कुल सही है, लेकिन भाप का फार्मूला देखिए आप क्या है, भाप का फार्मूला भी क्या है, H2O है। यानी इससे ये समझ में आ रहा है कि पानी जो है वो भाप में तब्दील होगा गर्म करने पर तबई तरीक़े से, लेकिन वो टूटेगा नहीं, उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग नहीं होगी। अगर हमको हाइड्रोजन या ऑक्सीजन को अलग करना ही है तो फिर उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस पानी के सालिमे को तोड़ना पड़ेगा कीमियाई अमल के ज़रिए, उसमें से बरखिरो गुजार कर या और भी बहुत सारे अलग अलग तरीक़े हैं उसके ज़रिए। जब इसको हम कीमियाई अमल करेंगे इसमें, तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों अलहदा होगी। तो इससे हमको क्या समझ में आया कि कंपाउंड्स कैन बी डिकम्पोज इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बाय यूजिंग एनी केमिकल प्रोसेस। यानी मुरक्कबात को उनके अज्जा में सिर्फ कीमियाई तामुलात के नतीजे में, कीमियाई अमल के नतीजे में ही हम उनको क्या कर सकते हैं, अलहदा कर सकते हैं या सेपरेट, बगैर उसके कीमियाई अमल के उनको अलहदा नहीं कर सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट मिसालें हैं। जैसा कि अब आपको मालूम है कि एलिमेंट की बहुत सारी मिसालें हैं, बहुत सारे एलिमेंट 118 अनासिर में से बहुत सारे अनासिर, सबके सब अनासिर, जैसे गोल्ड है, कॉपर है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, ये सारे के सारे जो है सो किस्में हैं, ये जो है सो मिसालें हैं अनासिर की। तो जितने भी पीरियोडिक टेबल में आपको 118 चीज़ें नज़र आ रही हैं, वो अशिया नज़र आ रही है, एक्चुअल में वो सब के सब अनासिर ही हैं। वो अलग अलग हो सकते हैं लेकिन सब के सब क्या हैं, एलिमेंट हैं। अब उसी तरीके से मुरक्कबात भी वैसे हमारे पास बहुत सारे हैं। पानी एक मुरक्कब है, ग्लूकोज फार्मूला थोड़ा सा उसमें साफ नहीं आया, C6H12O6 है वो, तो ये ग्लूकोज का जो है सो फार्मूला है। उसी तरीके से वाटर है, शुगर है, आपके बहुत सारे जो है एग्जांपल्स आपको नज़र आएंगे। ये सारे के सारे जो है सो क्या होते हैं, मुरक्कबात हैं, ये जिनको हम कंपाउंड्स कहेंगे। तो इस तरीके से एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा सा एक इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने देखे हैं, कंपाउंड्स के बारे में एक इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने जैसे देखे। तो इसी तरीके से, इसी सिलसिले से हम बहुत सारे और अलग अलग एग्जाम्पल भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे।